देखिए ये हमारा सेकंड नंबर पेज है जो आपको दोस्तों ऐप के अंदर मिल ही गया होगा। आइए फटाफट इसको हम जो है यहाँ पे रिवाइज करते हैं जो आपने कल पढ़ा है। आप सोच के देखिए अगर ऐसे 10 पेज आपके पास हो और 10 पेज के अंदर पूरा इकोनॉमिक्स हो आपके पास में, क्या आनंद आएगा रिवीजन करने का दोस्तों ना। जब आप रिवीजन करोगे तब कितना मजा आएगा। ठीक है, चलिएगा। तो हम लोग शुरुआत दोस्तों करते हैं आपके यहाँ पर। तो देखना यहाँ पर ये हमारा पेज हो गया और इस पेज को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए ये राष्ट्रीय आय का पेज है आपके सामने, नेशनल जो इनकम है इसकी बात करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है, किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि चाहे देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो, कहीं भी भारतीय द्वारा कोई भी उत्पादन होता है तो वो हमारे राष्ट्रीय आय का हिस्सा बनता है। ठीक है, इसका आकलन पहली बार दादाभाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अनबिट्रिस रूल इन इंडिया, इनकी पुस्तक का नाम है। प्रति व्यक्ति आय इन्होंने 20 रुपए बताई थी आपके। पहला वैज्ञानिक आकलन जो है डॉक्टर वी राव ने किया 1931-32 में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं आपसे तो राष्ट्रीय आय समिति, कौन सी समिति है, राष्ट्रीय आय समिति 1949 में बनती है और पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में बनती है। डी.आर. गॉडगिल मेंबर थे, वी राव इसके मेंबर थे। पहली रिपोर्ट 1951 में आती है इसकी और कुल आय इसने कितनी बताई थी, 8,710 करोड़ रुपए बताई थी और प्रति व्यक्ति आय आपकी इसने जो है 225 रुपए बताई, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद जो नंबर फोर्थ पॉइंट है हमारा कौन सा आपके, तो नंबर फोर्थ पॉइंट आपके सामने यहाँ पर है कि प्रमुख संस्थाएं पूछूं आपसे, सीएसओ 2 मई 1951 को इसकी स्थापना होती है नई दिल्ली के अंदर ना। एनएसओ 23 मई 2019 को सीएसओ प्लस एनएसएसओ का विलय होता है और मंत्रालय बनता है मोस्पी। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को बनाते हैं, पीसी महालनोबिस जी के बर्थडे पे बनाते हैं। वित्तीय वर्ष की बात करूं 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। आधार वर्ष जो है 2022-23 हो गया है जो कि पहले आपके 2011-12 था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मापन की विधियां कितनी आपके, तो मापन की जो विधियां नोट करना आपके वो कितनी आपके, तो मापन की यहाँ पर 3 विधियां हैं। किसने दी थी आपके, साइमन कुजनेट्स ने दी थी, आपको ध्यान रखना है। पहली विधि है उत्पाद या मूल्य वर्धित विधि, आपके सामने यहाँ पर दोहरी गणना से बचने के लिए केवल नया जोड़ा गया मूल्य ही आपके ऐड करना है। आय विधि आपके भूमि का लगान, श्रम का मजदूरी, पूंजी का ब्याज और उद्यम का लाभ, मैंने आपसे कहा था। और व्यय विधि का फॉर्मूला क्या है, सी मतलब आपके फैमिली का जो आपके निजी कंजम्पशन है वो, आई का मतलब गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट हो गया, जी का मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो गया और एक्स माइनस एम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जो है ये व्यय विधि, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने 3 मैजिक फॉर्मूला, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 3 मैजिक फॉर्मूला की बात करूं आपसे तो अगर हमें सकल से शुद्ध निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, घिसावट को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें घरेलू से आपके राष्ट्रीय निकालना है, अगर हमें डोमेस्टिक से आपके नेशनल निकालना है तो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय जो है इसको हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हमें बाजार कीमत से साधन लागत निकालना है, अगर हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो याद करो, इसका एग्जाम्पल याद करो। अरे पहले का एग्जाम्पल कौन सा था आपकी, हमने गाड़ी ली आपकी कितने की, गाड़ी ली हमने 50 लाख की और 6 महीने बाद वापस बेचने गए 40 लाख की बिकी, 10 लाख का क्या हो गया, मूल्य ह्रास हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, इसमें दोस्तों याद करो आपके वो 500 रुपए जो रूस में कमाए गए थे आपके, वो 500 रुपए जोड़ने पड़ेंगे राष्ट्रीय निकालने के लिए। ठीक है, इसमें याद कीजिए आपके शोरूम के अंदर गाड़ी की कीमत कितनी थी आपके, 10 लाख रुपए, शोरूम के बाहर जब ऑन रोड आई तो आपके हो गया 20 लाख रुपए। ठीक है, तो वही है ना, तो फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो मार्केट प्राइस के अंदर से जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है उसको माइनस कर दीजिए, ये आपको ध्यान रखना है। असल में ये काम आपका था, ये पूरा पेज बनाने का काम आपका है जो मैं कर रहा हूं आपके लिए ना, ये पूरा पेज आपको बनाना चाहिए था। इसमें मेहनत तो लगती है, कम से कम 1 घंटा इसको बनाने में लग जाता है, कौन सा पॉइंट लें, किस तरह इसको मैनेज करें एक पेज के अंदर जो है। पर एक बात मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर रिवीजन करना है ना, उसका बेस्ट ऑप्शन इस सिनॉप्सिस होगा आपके लिए ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपके सामने, और जो इसका फायदा उठा सकते हैं वो उठा लीजिए, मैं इतना कह रहा हूं बस आपसे ना। प्रमुख अवधारणाओं की बात करूं आपसे तो नेट अगर पूछे कि नेशनल इनकम होती क्या है तो आप सभी जानते हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होती है। मैंने आपको लिखवाया था ना कि शुद्ध आपके राष्ट्रीय उत्पाद किस पे, उत्पादन लागत पे, वो कहलाती है राष्ट्रीय आय, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद की बात करूं आपसे तो डोमेस्टिक जो सीमा है उसके अंदर जो आपकी होता है वही आपकी कहलाती है। ठीक है, तो देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा के मूल्य को जीडीपी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल होता है तो मैंने आपसे कहा था जलयान भी शामिल होता है, वायुयान भी शामिल होता है, दूतावास भी शामिल होता है, 200 नॉटिकल मील तक समुद्री सीमा जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, इसके अलावा व्यय योग्य व्यक्तिगत आय दोस्तों आपके, तो मैंने आपसे कल भी कहा था कि जो एक होती है पर्सनल इनकम हमारी, जो आपके जेब में जो इनकम है आपके, आपके जेब में कौन सी इनकम आएगी, तो राष्ट्रीय आय में से आपके जो कंपनी ने जो लाभ आपको दिया ही नहीं था, अवितरित जो लाभ था उसको माइनस करना पड़ेगा, कंपनी का जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको माइनस करना पड़ेगा और कंपनी ने जो पीएफ में पैसा डाल दिया आपका उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्या जोड़ना पड़ेगा दोस्तों हमको, जो सरकार ने हमको जो भी सब्सिडी, सरकार ने हमको जो भी बेरोजगारी भत्ता दिया है, पेंशन दी है, जिसको हम ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं, हस्तांतरण भुगतान कहते हैं, इसको जोड़ना पड़ेगा
आपके उसके अंदर जो है, और इसके अलावा कोई आपने सरकारी बॉन्ड खरीदा हुआ है, उसका जो ब्याज आपको मिल रहा है वो आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी मिलती है क्या, पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम का मतलब आपकी जेब के अंदर जो इनकम, आपके अकाउंट में जो इनकम है, लेकिन आप पूरी खर्च नहीं कर सकते, उसमें से आपको डायरेक्ट टैक्स हटाना पड़ेगा, और डायरेक्ट टैक्स हटाने के बाद में जो इनकम बचेगी वो कहलाएगी डिस्पोजेबल इनकम। क्या कहलाएगी, आपके व्यय योग्य व्यक्तिगत आय कहलाएगी, ठीक है। पर कैपिटा इनकम तो आप जानते हैं, कुल राष्ट्रीय आय में अगर देश की कुल जनसंख्या को भाग दे देंगे तो पर कैपिटा 200 इनकम आएगा, ठीक है। गणना में क्या शामिल नहीं होगा, ठीक है। तो अगर सवाल पूछे आपसे कि राष्ट्रीय आय की गणना में क्या शामिल नहीं होगा, तो पिछले वर्ष का उत्पादन आपके शामिल नहीं होगा, हस्तांतरण भुगतान शामिल नहीं होंगे, उधारियों की पुनः प्राप्ति शामिल नहीं होगी, लॉटरी सट्टेबाजी से प्राप्त आय शामिल नहीं होगी, भारत में विदेशी कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ या जो आय है वो आपके शामिल नहीं होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। अब बताओ ये इनिशिएटिव कैसा है, मतलब ये जो मैं आपको ये जो चीजें दे रहा हूँ, आपको ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है, आपको बताओ। अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार दिल भेज दो कमेंट बॉक्स में। आपको ये जो इनिशिएटिव है, मतलब आपको पूरा एक पेज के अंदर पूरा की पूरा कल हमने जो पढ़ा था राष्ट्रीय आय के बारे में, वो सारा की सारा इस पेज में आपको मिल गया।